दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब असम से उठी बैन करने की मांग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब असम से भी अजान के दौरान लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग उठनी शुरू हो गई है। असम के राउड विंग ग्रुप कुटुंब सुरक्षा मिशन ने लाउड स्पीकर बैन करने की मांग करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं था। कुटुंब सुरक्षा मिशन के प्रेसिडेंट सत्यराजन बोरा ने सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर उनके संगठन की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। बोरा ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो वो असम में सड़क जाम करना शुरू कर देंगे। आपका क्या मानना है, क्या मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, कांग्रेस फिर से उठाएगी ईवीएम मशीन का मुद्दा। कमलनाथ बोले दिल्ली में बैठक जल्द, वोट चोरी के हैं पर्याप्त सबूत। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से ईवीएम मशीन का राग अलापने लगी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश समेत कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2018 के एमपी चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के नेता ने कहा कि इन देशों ने बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग फिर से शुरू करने के लिए अपने कानून में संशोधन किया है। कमलनाथ ने कहा कि हम भारत में लंबे समय से ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके वोटों की चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। 8 महीने पहले राजधानी दिल्ली में एक मीटिंग हुई और शीर्ष नेतृत्व ने इसके खिलाफ तथ्यों के साथ में लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तेदेपा, राकापा और अन्य राजनीतिक दलों ने जनप्रतिनिधित्व कानून को प्रावधानों को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई थी। साल 2019 में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम मशीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो कि अभी लंबित है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी के लिए बीजेपी के खिलाफ मामले को मजबूत करने के लिए रिसर्च पूरा कर लिया है। कमलनाथ ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद हमें ऐसे मामले मिले हैं जो आसानी से वोटों की चोरी को साबित कर देंगे। यूपी के एक कांग्रेस उम्मीदवार को उस बूथ से केवल 1 वोट मिला जहां उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। यह अकेली घटना नहीं है, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि एनडीए के सहयोगी दलों को छोड़कर अन्य सभी दल ईवीएम मशीन के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने और बैलेट पेपर के जरिए मतदान के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने के लिए जल्द ही नई दिल्ली में विपक्ष के राजनीतिक दलों की बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि फिलहाल पूरा विपक्ष चाहता है कि आने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। आपका क्या मानना है, क्या ईवीएम मशीन को बंद करके सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए? आपकी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, भाजपा को बड़ा झटका। करौली जाने से पहले हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया को करौली में राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे दोनों हिंसा प्रभावित करौली की यात्रा पर जा रहे थे। बीजेपी ने इसके लिए न्याय यात्रा निकाली थी। सूर्या के साथ कई अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस सबको दौसा बॉर्डर पर ही रोक लिया। इसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। करौली की यात्रा पर जा रहे तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जहां हम लोग इस वक्त हैं, इस इलाके में धारा 144 लागू नहीं है, इसलिए करौली जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सूर्या ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें करौली जाने से रोका है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया को हिरासत में ले लिया गया है। और बड़ी खबर, बरेली के मौलाना ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा के साथ जाएं यूपी के सभी मुसलमान। आपको बता दें कि दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने बड़ा बयान जारी किया है। आपको बता दें कि साहबुद्दीन रजवी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी के मुसलमान काफी मायूस हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यूपी के सभी मुसलमानों को समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ जाने की नसीहत दी है। उन्होंने मुसलमानों से सपा की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार करने की
की बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों में इजाफा किया है, लेकिन उसे इतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव अपने स्वयं के समुदाय को पूरे तरीके से एकीकृत नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद भी मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए और किसी भी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर यूपी के मुसलमान बीजेपी के साथ चले जाएं। और बड़ी खबर, भाजपा के हाथों में कांग्रेसी खुद दे रहे सत्ता की चाबी इस बार फिर से कर दी शुरुआत। आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में कांग्रेस हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिससे नतीजे उसके पक्ष के बजाय उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस बार भी आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के नेताओं ने खुद के लिए कुछ वैसा ही मकड़ जाल तैयार करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदुत्व की राह पर चलने का एक असफल प्रयास करती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में फिर से वही गलती दोहराने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चूंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को वहां सत्ता मिली थी, लेकिन राजनीतिक उठापटक और सियासी समीकरण के चलते सत्ता परिवर्तन हो गया और भाजपा का राज वापस आ गया। 2018 के पुराने समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ऐसा आदेश जारी कर दिया जो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषक आयरन चतुर्वेदी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अगले साल के चुनावों की राजनीतिक पिच को तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को भगवान राम की कथा और रामलीला के साथ में मध्य प्रदेश के सभी गांव, तहसील, शहर और कस्बों में हर छोटे बड़े मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कहा है। रामनवमी से शुरू हुआ यह कार्यक्रम हनुमान जयंती तक मंदिरों में भजन पूजन और सुंदर कांड समेत हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है। चतुर्वेदी कहते हैं कि कांग्रेस यहीं पर हर बार मात खा जाती है। वो कहते हैं जिस मुद्दे पर कांग्रेस को जाकर कोई नतीजा हासिल नहीं हो तो उस पर चलने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनका कहना है कि कांग्रेस खुद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मौका दे देती है जिससे तमाम असली मुद्दे पीछे हो जाते हैं और हिंदुत्व का मुद्दा आगे आ जाता है। हकीकत यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल पीछे कर पाना किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा करने से अब कांग्रेस ने फिर से बीजेपी के हाथों में मध्य प्रदेश की लगभग सत्ता दे दी है। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बेहद गर्म हुई सियासत। राज ठाकरे पर दर्ज हुआ मुकदमा। संजय राउत ने राज ठाकरे को बताया भाजपा का लाउड स्पीकर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा ठाणे में की गई विराट रैली के दूसरे दिन कार्रवाई की गई है। ठाणे पुलिस ने राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे केंद्रीय जांच एजेंसियों से माफी मांगने के बाद से भाजपा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को केंद्रीय जांच एजेंसियों से माफी मिल गई है और वो भाजपा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। ये लाउड स्पीकर हताशा में बह रहा है, लेकिन लोग इसे बंद कर देंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि हिंदुत्व शिवसेना की रगों में बहता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है। 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर संजय राउत ने कहा कि केवल शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाल ठाकरे के पास ही सरकारों को अल्टीमेटम देने की क्षमता और शक्ति थी, बाकी किसी में नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं, नहीं तो सभी मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और बड़ी खबर, यूपी में इस्लामी संगठन ने अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। मुसलमानों को दी नसीहत, कहा अखिलेश यादव को दाढ़ी वालों से नफरत है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क जैसे मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बीच इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम ने भी अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत करने वाला बताया है। सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने की
नसीहत देते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सपा में काफी फर्क है। अखिलेश यादव को दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों से न सिर्फ परहेज है बल्कि उनसे नफरत है। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में राजनीतिक हालात अब काफी बदल चुके हैं, इसलिए मुसलमानों को दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्हें ना तो किसी पार्टी से अधिक जुड़ाव दिखाना चाहिए और ना ही किसी पार्टी का इतना विरोध करें कि बाद में इसका नुकसान उठाना पड़े। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सपा में काफी फर्क आ चुका है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया है, उनको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है। उन्हें दाढ़ी कुर्ता और टोपी वाले मुसलमानों से परहेज है बल्कि नफरत है। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि जो वैकल्पिक पार्टियां हैं उन पर तुरंत विचार करें और फुर्सत में समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। अगली बड़ी खबर, यूपी को जल्द एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा देने जा रही योगी सरकार। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए तैयारियां पूरी करने का सख्त निर्देश दे दिया है। विकास के मानकों में बेहद पीछे छूट चुके बुंदेलखंड के विकास को इस एक्सप्रेसवे से नई गति मिलेगी। आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि अब जल्द ही इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, फिजूल खर्ची रोकने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश। कहा होटलों में नहीं बल्कि सरकारी गेस्ट हाउस में रुके मंत्री और अधिकारी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के मंत्रियों और अफसरों को विभिन्न जिलों में अपने आधिकारिक दौरों के दौरान होटल के बजाय राज्य अतिथि गृहों में ठहरने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों को अपने निजी सचिव के तौर पर रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं करने की हिदायत भी दी है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों से कहा है कि वे जिलों में अपने आधिकारिक दौरे के दौरान होटल के बजाय राज्य अतिथि गृहों में ठहरें। इसका उद्देश्य सरकारी धन की फिजूल खर्ची को रोकना है। उन्होंने बताया कि योगी ने मंत्रियों से यह भी कहा है कि वे अपने निजी सचिव के तौर पर अपने किसी भी रिश्तेदार को नियुक्त न करें। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आ गई आफत। सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे, 21 घंटे की पूछताछ के बाद टीएमसी नेता गिरफ्तार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की हत्या के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। एक प्राथमिक स्कूल में गैर शिक्षण कर्मचारी इस आरोपी को केंद्र एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा लगभग 21 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई की यह पहली गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि फिलहाल अब सीबीआई ने पश्चिम बंगाल को चारों तरफ से घेर लिया है और ममता बनर्जी अब मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। अगली बड़ी खबर, तुम 100 करोड़ हो फिर भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देख लो। हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को किया गया बरी। आपको बता दें कि हेट स्पीच की वजह से चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रोपोलियन कोर्ट ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। ये दोनों मामले निर्मल और निजामाबाद जिले से जुड़े थे। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी है कि वो कोई भी विवादित बयान ना दें। कोर्ट ने कहा कि देश की अखंडता का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, एमएसपी समिति के गठन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान। बोले, सरकार को अभी तक नहीं मिले हैं किसान यूनियनों की ओर से नाम। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर समिति का गठन करने के लिए केंद्र सरकार अभी भी किसान यूनियनों की ओर से सदस्यों के नाम दिए जाने का इंतजार कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम से इतर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने एमएसपी पर समिति के लिए किसान यूनियनों से 2 से 3 सदस्यों के नाम मांगे थे, लेकिन हमें अभी तक कोई भी नाम नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीरो बजट आधारित कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए पारदर्शी एमएसपी समिति बनाई जाएगी। ये बताते हुए कि समिति के गठन में कोई देरी नहीं हो रही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार को जैसे ही किसान यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 से 3 सदस्यों के नाम मिल जाते हैं, इसके बाद तुरंत समिति का गठन कर दिया जाएगा।
और बड़ी खबर, महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि पर बड़ा एक्शन, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि यूपी में नव संवत्सर के मौके पर महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इससे पहले महंत की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। खबर आ रही है कि जल्दी ही महंत को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल विवादित बयान देने पर केस दर्ज होते ही महंत बजरंग मुनि ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी। महंत ने माफी मांगते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि फिलहाल महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को दिया चैलेंज, कहा मुझ पर एक नहीं 1 लाख एफआईआर कर लें, लेकिन सवाल का जवाब दें। आपको बता दें कि खरगोन हिंसा पर गलत ट्वीट और फिर एफआईआर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने खुली चुनौती भी दी है कि मेरे खिलाफ एक नहीं 1 लाख एफआईआर हो जाएं, तब भी मुझे कोई डर नहीं है। मैंने धार्मिक स्थल पर हथियार लेकर झंडा लगाने के औचित्य पर प्रश्न खड़ा किया था, बीजेपी मुझे उसका जवाब दे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।